नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे मौर्य वंश का पतन, जानेंगे मौर्यकालीन भारत। दोस्तों, अशोक के पश्चात मगध के शासन पर 48 वर्षों तक उसी के वंशजों ने शासन किया। अशोक का पुत्र कुणाल अशोक के पश्चात सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तत्पश्चात दशरथ संप्रति, शालीसुक, देववर्मा, सतधनुष तथा भद्रथ नाम के शासकों ने मगध के शासन पर मौर्य वंश का गौरव रखा। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ की हत्या उसके ही मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर मौर्य वंश का अंत कर दिया। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का पतन यूं कहें कि अशोक के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था तो गलत न होगा। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायियों को रास नहीं रही होगी। उन्होंने अशोक के पश्चात आने वाले मगध सम्राटों को असहयोग प्रस्तुत किया होगा। साथ ही अशोक की अहिंसात्मक नीति ने सेना पर भी एक बड़ा प्रभाव डाला। राजकोष का अत्यधिक धन सार्वजनिक हित में प्रयोग होने लगा। शिलालेख, स्तंभों का निर्माण, यह सब राज्य की सुरक्षा के अतिरिक्त राजकोष पर भार था। अशोक के शासनकाल के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इतने भी योग्य न थे कि वह मगध के इतने विशाल साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचा सके। साम्राज्य की इतनी विशालता, अशोक के उत्तराधिकारियों की केंद्रीय शासन में निर्बलता ने प्रांतपतियों में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के प्रयत्न के भाव को जन्म दिया। दोस्तों, अशोक के पश्चात साम्राज्य का विस्तार कम हो जाने के कारण राजकोष, राज्य की आय पर गहरा धक्का लगा। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र में प्रमाण मिलता है कि मौर्य काल में करों की अधिकता थी। यह सब प्रजा में असंतोष का कारण बन रही थी। अशोक के उत्तराधिकारियों, प्रांतपतियों और अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रजा पर किए अत्याचारों ने प्रजा को शासन के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। अशोक के पश्चात तो मौर्य शासन की राज्यसभा में आंतरिक गुटबंदी, आंतरिक कलह ने जन्म ले लिया। स्वयं मौर्य वंश के अंतिम शासक भद्रथ को अपने ही सेनापति के द्वारा उसकी हत्या कराने की राजनैतिक षड्यंत्र की सूचना हुई। दोस्तों, यही कारण मौर्य वंश को भीतर से निर्बल करते गए। दोस्तों, मौर्य काल में मगध साम्राज्य में विस्तार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में पहले सौराष्ट्र को और फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराकर संधि में अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का प्रदेश भी प्राप्त किया। इस विजय यात्रा को पुनः अशोक ने आगे बढ़ाया, जो 261 ईसा पूर्व कलिंग की विजय के पश्चात अहिंसात्मक नीति का अनुसरण करने लगा। यूं कहें कि मौर्य काल की विजय यात्रा अशोक की कलिंग विजय तक रही। इसके पश्चात तो मौर्य वंश के पतन का ही अध्ययन प्राप्त होता है। दोस्तों, मौर्य काल के समय भारत की क्या दशा थी, अर्थात मौर्यकालीन भारत कैसा था, इस पर एक संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौटिल्य ने अपने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियों का जिक्र किया है, और वही यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने 7 जातियों का, अर्थात दार्शनिक, किसान, ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और अमात्य का जिक्र किया है। इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। अध्ययन में आता है कि 8 प्रकार के विवाह उस काल में प्रचलन में थे। शादी के लिए कन्या की उम्र 12 वर्ष और वर की उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए थी। पुनर्विवाह का भी प्रचलन था। उस वक्त पर मदिरापान, मांस भक्षण का भी चलन था, किंतु अशोक ने अपने काल में इन पर काफी प्रतिबंध कर दिया था। अध्ययन में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में जैनियों को समर्थन दिया था। अशोक के काल तक आते आते बौद्ध धर्म को यह समर्थन प्राप्त हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। हालांकि ब्राह्मण धर्म का भी अभी अच्छा जोर था, जिसके अंतर्गत यज्ञ और बलि प्रथा का भी समाज में अनुसरण होता था। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कि मौर्य शासन में धार्मिक स्वतंत्रता थी। लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता रहती थी।
उस काल में सभी धर्मों ने समान रूप से फल फूल कर चलन हासिल किया। मूर्ति पूजा का भी चलन था और मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। धर्म सभा और तीर्थ यात्राओं का प्रचलन हो चला था। दोस्तों, मेगास्थनीज के विवरण में यह मालूम होता है कि उस वक्त पर मौर्य काल में विदेशियों के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाती थी। यातायात और व्यापार के लिए समुचित सुलभता प्रदत्त की जाती थी। कृषि और पशुपालन समाज में लोगों का मुख्य व्यवसाय था, वही उनकी आर्थिक मजबूती का आधार था। सूती वस्त्रों के उद्योग धंधे और धातु की बनी सुंदर चीजों का व्यापारिक प्रचलन भी था। साहित्य और शिक्षा के उत्थान में मौर्य काल की महत्वपूर्ण भूमिका है। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी इसी काल में हुआ। तक्षशिला उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र रहा। गुरुकुल, बिहारों, मठों में शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र महान ग्रंथ उसी काल की देन है। दोस्तों, मौर्य काल में कला ने विभिन्न आयामों में उन्नति का चरम प्राप्त किया। कहते हैं कि जब चीनी यात्री फाहियान ने पाटलिपुत्र का राजप्रासाद देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा कि यह मानवों ने नहीं बनाया है, बल्कि यह तो देवताओं ने बनाया है। ऐसा कहें कि इस काल में सुंदर ग्रहों के निर्माण की कला फल फूल रही थी। मौर्य काल में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए स्तूप, स्तंभ और उन पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह साफ चमक रही है। अशोक की लाट पर अंकित चित्र कैसे सुंदर सजीव प्रतीत होते हैं। दोस्तों, मौर्य काल को पाषाण काल का श्रेष्ठ दौर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पत्थर और मूर्तियों का निर्माण इस काल में उन्नत दशा में था।